कर रही हो तुम? कुछ नहीं, सासू माँ को जूस दे रही हूँ। जूस दे रही हो या जहर दे रही हो? बेटा ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मम्मी जी आप इसी से पूछिए, इसने अभी अभी आपके जूस में क्या मिलाया है? सपना बताओ, तुमने अभी अभी जूस में जहर मिलाया है ना? मैंने इनके जूस में दवाई मिलाई है ब्लड प्रेशर की। लो, फिर से हमारा फैमिली ड्रामा शुरू हो गया। अच्छा, ब्लड प्रेशर की दवाई? तो फिर पी के दिखाओ इस जूस को। मैं क्यों पीऊं? भाभी आप ये कैसी बात कर रही हैं? आप हमेशा सपना के पीछे हाथ मैं क्यों पड़ी रहती है? प्लीज एक सेकंड। सपना, क्या तुम्हें मम्मी जी ने कहा था जूस में दवाई मिलाने को? नहीं। तो फिर क्यों मिलाई जूस में दवाई? एक मिनट मैं 2 मिनट का बाथरूम चला गया, आप लोगों ने वर्ल्ड वॉर 3 शुरू कर दी। मैंने ही इससे कहा था जूस में दवाई मिलाने के लिए। सपना आज का डोज भूल गई थी तो मैंने कहा जूस में मिला दो। मुझे बहुत खुशी होती है ये देखकर कि मेरा परिवार मेरा कितना ख्याल रखता है, कितनी फिक्र है सबको मेरी। चलो मुझे जूस दो। आई एम सॉरी लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज एंजॉय द पार्टी। म्यूजिक प्लीज लाउडर। नमस्ते। नमस्ते। महेश, कैसे हैं आप? प्रतीक जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बस मैं ठीक। आप कुछ ले नहीं रहे हैं? मैं आपके खाने के लिए कुछ मंगाती हूँ। सरोज। नहीं, आप तकलीफ मत लीजिए, मैं खुद जाकर ले लूंगा। श्योर। या इट्स ओके, फाइन। हाय। आनंद। मम्मी जी क्या हुआ आपको? मम्मी जी, मम्मी जी। आइए सर, नमस्ते। मेरा नाम अहम है सर, मैंने आप लोगों को फोन किया। अच्छा, अब कैसी है तुम्हारी मम्मी? डॉक्टर से इलाज कर रहे हैं सर, पता नहीं क्या होगा। घबराओ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। जिस किसी ने मेरी माँ को मारने की कोशिश की है ना, उसको आप छोड़ना मत। एक बात बताओ अहम, क्या तुम्हें किसी पर शक है? मेरा मतलब है कौन कर सकता है ये तुम्हारी मम्मी के साथ? मुझे तो सभी पर शक है सर। अहम, कौन है ये लोग? CID। CID? पर किसने बुलाया इन्हें? मैंने बुलाया। क्यों? आप? जी मैं विकास, अहम का बड़ा भाई। क्योंकि आप में से किसी ने ही मम्मी की जान लेने की कोशिश की है। What nonsense! तुम अपने घर वालों को शक कर रहे हो? आप घबरा क्यों रहे भैया? कहीं आपको ये तो डर नहीं कि सपना भाभी की पोल खुल जाएगी? सर, पार्टी में मैं बताता हूँ क्या हुआ। तुम्हारी सपना भाभी पर शक है तुम्हें? यस सर। सपना कहाँ है? सपना हॉस्पिटल नहीं आई, वो घर पर ही है। वैसे आप कौन है? जी मैं काव्या। हमारी भाभी है सर। सर, अहम बच्चा है, ये आप लोगों को बहका रहा है सर। विकास जी, हम CID वालों को कोई बहका नहीं सकता, समझे? कहाँ है आपकी मम्मी? मम्मी ऊपर ICU वार्ड में है। ठीक है, आग लगी है लगता है। तो लोगों को बाहर निकल, जल्दी। आइए। इधर नहीं,
चलो चलिए फ्लोर खाली है, चलिए जल्दी आइए। जाइए सीढ़ियों से जाइए, संभाल के जाइए। आइए ध्यान ईशान, ये कोई आग वाला धुआं नहीं है, इसकी गंदी कुछ अलग है। ये धुआं किसी और चीज का है, किसी केमिकल का। सर, हाँ, आपका अंदाजा सही था। ये देखिए स्मोक बॉम्ब। माय गॉड, सर कहीं ये स्मोक बॉम्ब फायर अलार्म बजाने के लिए तो नहीं डाला गया था? आश्रय, फायर अलार्म बजाने के लिए ही स्मोक बॉम्ब लगाया गया था। मालिनी का कमरा ढूंढो जल्दी। अरे बेड तो खाली है। ये मालिनी जी कहाँ चली गए होंगे? ऐसा लगता है मालिनी जी जान खतरे में है। स्टाफ को बुलाओ, हॉस्पिटल के वार्ड में से एक मरीज गायब होता है और किसे कुछ पता नहीं। वाह, हम भी क्या करते साहब, जब हॉस्पिटल में भगदड़ मची तो हम अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भाग गए। क्या तुम लोग जान बचाने के लिए भागे मरीज को ऐसे ही छोड़कर? शर्म नहीं आई तुम्हें? सर ये अचानक कैसे हुआ पता भी नहीं चला। हम मालिनी जी के परिवार वालों को बताने ही वाले थे कि उनकी मौत हो गई है। पर क्या उनकी मौत हो चुकी है? जी सर, इसका मतलब किसी ने मालिनी जी की लाश को गायब किया। और सर ये काम किसी हॉस्पिटल के बाहर वाले का नहीं हो सकता। सर आपसे एक रिक्वेस्ट है, ये बात आप अपने तक ही रखिएगा। अगर मीडिया वालों को मालूम पड़ा तो हमारी इज्जत और हॉस्पिटल की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। सर चुप रहिए, चुप रहिए प्लीज। लाश गायब हुई है हॉस्पिटल से और आपको अपनी और इस हॉस्पिटल की इज्जत की पड़ी है। हाँ? एक बात ध्यान से सुन लो, तुम्हारे इस हॉस्पिटल का एक एक दरवाजा, एक एक खिड़की अभी इसी वक्त बंद चाहिए। मुझे एक चिड़िया तक बाहर नहीं जानी चाहिए, समझे? जी सर। सुना तुमने? जी। गो इमीडिएट। दुष्यंत, हॉस्पिटल का कोना कोना छान मारो, कहीं तो छुपा के रखी होगी मालिनी की लाश को, कहीं तो। हाँ। जरा एक बात बताइए, आपके मम्मी के साथ कमरे में कोई था उनकी देखभाल के लिए? जी सर, मेरे पति आनंद वहीं पर थे। आप मम्मी के साथ थे? तो फिर ये सब हुआ कैसे? जैसे ही फायर अलार्म बजा तो मैं वार्डरूम के बाहर आया, ये देखने के लिए कि क्या माजरा है। हर तरफ धुआं ही धुआं था, लोग पागलों की तरह यहां वहां भाग रहे थे। धक्का मुक्की में कुछ लोग मुझे मम्मी जी के वार्डरूम से बहुत दूर ले गए। जाकर भी मैं वार्डरूम तक नहीं पहुंच पा रहा था। किसी तरह जब मैं मम्मी जी के वार्डरूम में पहुंचा तो मम्मी जी वहां पे थी ही नहीं। सर प्लीज प्लीज मम्मी जी को ढूंढ निकालिए। सर हर जगह चेक कर लिया, मालिनी जी की लाश कहीं पर भी नहीं है। और सर वार्ड में भी चेक किया, लाश वहां भी नहीं। इसका मतलब है जिसने भी ये किया है वो मालिनी की लाश को हॉस्पिटल के बाहर ले जा चुका है। काम करते हैं, हॉस्पिटल के गेट पर जो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है उसका फुटेज चेक करते हैं।
ये देखो, एक झटके में गाड़ी रिवर्स हो गई और हॉस्पिटल के बाहर भी निकल गई। जरूर मुजरिम मालिनी को इसी गाड़ी में लेकर गया होगा। एक मिनट जरा इस फुटेज को रिवाइंड कीजिए, हमें कार का नंबर चाहिए। पॉज करो, जूम इन करो। XYZ5139। सर आप सही कह रहे हैं, या मुझे मालिनी जी को इसी गाड़ी में लेके गया होगा। हाँ निखिल, काम करो, कंट्रोल रूम में फोन करके इस गाड़ी का डिस्क्रिप्शन दे दो और उनसे कहो जहां पर भी ये गाड़ी देखे हमें इन्फॉर्म करे लोकेशन। और ये गाड़ी ये तो आग लग गई है। सर सीट्स तो खाली है पर कुछ अजीब सी बदबू आ रही है। सर ये लाश तो जल चुकी है। शायद सबूत मिटाने के लिए उन्हीं ने मालिनी जी की लाश को जला दिया। आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं कि ये लाश मेरी मां की है? इसका चेहरा तो बुरी तरह जल चुका है। देखिए, ये अंगूठी देखिए, पहचानते हो इसे? तो मेरी मां की अंगूठी। हाँ डॉक्टर साहब, कुछ नहीं ताजी? अरे क्या नहीं ताजी है? दया, लाशों से बात करना कोई आसान है क्या? और लाश भी जली हुई हो और मुश्किल हो जाती है ना। आप तो हमेशा कहते थे कि सालुंकी के लिए कोई काम मुश्किल नहीं है, वो तो नहीं दया, खूनी ये सोचता था कि लाश को जला देगा तो हमारा इन्वेस्टिगेशन शुरू होने से पहले ही अटक जाएगा, हमारी नैया बीच भंवर में अटक जाएगी। तो इस अटकी हुई नाव को बाहर निकालिए ना सर। आप कुछ ना कुछ रास्ता तो निकाल ही लेंगे आप। आपको पता है फ्रेडी आपके बारे में क्या बता रहा था? फ्रेडी क्या कह रहा था मेरे बारे में? नहीं ऐसा कुछ खास नहीं, वो कह रहा था कि डॉक्टर सालुंकी की उम्र हो गई। बहुत ज्ञान है आपको। हाँ देखो दया, जो लोग मेरे संन्यास लेने के बारे में सपने देख रहे हैं ना, उन्हें जाके बोल दो अपनी नींद से जाग जाए। मैं संन्यास नहीं लेने वाला हूँ ना, मैं तो इस केस को सॉल्व करने के बाद स्विट्जरलैंड जाने वाला हूँ। कहाँ जाने वाला हूँ? स्विट्जरलैंड। एग्जैक्टली। हम भी चलेंगे आपके साथ स्विट्जरलैंड, पर पहला कदम तो उठाइए इस केस को सुलझाने की ओर। पहला कदम तो उठ चुका है भाई। अच्छा, ये देखो, इस बॉडी जलने की वजह से हो गया? जी नहीं, ये बॉडी को फिनाइल से धोने की वजह से हो गया। क्या इस लाश को फिनाइल से धोया गया? हाँ, खूनी ने लाश को अस्पताल से गायब करने से पहले उसको फिनाइल से अच्छी तरह से धोया ताकि लाश का केमिकल कंपोजिशन ही बदल जाए। खूनी ने हर कदम इसी मकसद से रखा है ताकि हमारे रास्ते में ज्यादा से ज्यादा कठिनाइयां आ सके। इस लाश को पहले फिनाइल से धोया और फिर इसे आग लगा दिया? जी हाँ, और सबसे पहले क्या जलाया? सबसे पहले जलाए बाल, क्योंकि बालों में सबसे ज्यादा और सबसे पहले असर होता है जहर का। सर काव्या ने बताया था ना कि शायद जहर सपना ने दिया है मालिनी जी को।
हाँ, इसीलिए तो जला दिए ना भैया, सबसे पहले बाघ, क्योंकि जहर दिया था। मतलब ये सब सपना का ही काम है। सर आप लोग कुछ पता चला माँ की मौत की वजह क्या थी? जी नहीं, मगर बहुत जल्द पता चल जाएगा। पता तो चल गया है ना सर, सपना ने ही जूस में जहर मिलाया था। बस कीजिए भाभी, इनफ। हर चीज की खाद होती है। डॉक्टर साहब आप बताइए ना इन्हें। देखिए, मैं इनका फैमिली डॉक्टर हूँ। सपना ने जूस में ब्लड प्रेशर की दवाई मिलाई थी, जो मैंने ही उसे कहा था। ओह अच्छा। अच्छा एक बात बताइए, क्या लगता है आप लोगों को कौन कर सकता है ये? कौन मार सकता है आपकी माता जी को? मैं कुछ कहना चाहूँ। आप? जी सर, ये हमारे परिवार के वकील हैं, मिस्टर संजीव। संजीव जी, कहिए संजीव जी, क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए सर, मुझे शक तो नहीं है। हाँ, मगर पार्टी के बाद मालिनी जी मेरे साथ एक मीटिंग करना चाहती थी। मालिनी जी आपके साथ मीटिंग करने वाली थी? किस सिलसिले में? अपनी वसीयत बदलने के सिलसिले में। वसीयत बदलना चाहती थी? अच्छा। मीटिंग ही नहीं हो पाई क्योंकि अचानक इनकी तबीयत खराब हो गई। अच्छा संजीव जी, ये बताइए, अभी जो वसीयत है जो मालिनी जी बदलना चाहती थी, क्या है उस वसीयत में, कुछ बता सकते हैं आप? सर, इस वक्त जो वसीयत है उसके हिसाब से आधी जायदाद मिस्टर आनंद के नाम पे है और बाकी बची हुई आधी जायदाद दोनों भाइयों के नाम पे है। वकील साहब ये बताइए कि ये जो नई वसीयत है वो क्या होने वाली थी? सर, यही तो सब डिस्कस होना था, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता। मालिनी जी की अचानक तबीयत बिगड़ गई और मीटिंग हो नहीं पाई। दुष्यंत, पता लगाना पड़ेगा मालिनी जी अगर वसीयत बदलती तो किसका फायदा होने वाला था और किसका नुकसान। अरे आओ आओ भैया, समझो केस सॉल्व हो गया। क्या बात है सर, लगता है लाश से कोई बड़ी जानकारी निकाल ली आपने। रिया जनाब, पार्टी में मालिनी जी के कान से खून बह रहा था ना? हाँ, उसकी वजह पता चल गई आपको? जी हाँ, उसकी वजह थी दया साहब जहर। जहर जिसने ऑरल ट्रैक्ट को यानी के कान के इस हिस्से को बिल्कुल तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। देखो, तो जहर की वजह से नस फट गई और कान से खून बहने लगा। और इतना ही नहीं, इनके खून में से हमें बहुत ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन के कंपाउंड्स भी मिले। और तो और इनकी किडनीज में से हमें बढ़ी हुई मात्रा में पोटेशियम और मैग्नीशियम मिला है। और ये सारी चीजें सिर्फ एक ही तरफ इशारा करती हैं, जहर। सर, फिर तो हमें सपना को गिरफ्तार कर लेना चाहिए। नहीं, यहीं पर कहानी में जरा सा ट्विस्ट है भैया। इनको जहर तो जरूर दिया गया था, लेकिन वो स्लो पॉइजन था, धीमा जहर, जो कोई 1.5-2 महीने से लगातार हर रोज इन्हें दिए जा रहा था। इसलिए जूस में तो जहर होने का सवाल ही नहीं होता। और ये जहर किस चीज के जरिए दिया जा रहा था? खाने पीने के साथ? यार दया, ये गुत्थी थोड़ी सी उलझी हुई है। बट वाई फियर व्हेन साधु केस हियर? तुम चिंता मत करो, इस जहर से भी मैं सच उगलवा के रहूंगा। ठीक है सर, आप इस जहर से सच उगलवाइए, तब तक मालिनी के घर वालों से सच उगलवाते हैं। क्योंकि वो जूस जो सपना ने मालिनी जी को दिया था उसमें जहर नहीं था। मालिनी जी की मौत स्लो पॉइजनिंग से हुई है। स्लो पॉइजनिंग, धीमी धीमे असर करने वाले जहर की वजह से, जो उन्हें 45 दिन तक रोज लगातार दिया गया था। धीमा जहर? मां को मारने की इतनी बड़ी साजिश? जी, और ये साजिश किसी आसपास वाले की है जो उनके खाने के साथ, उनकी दवाइयों के साथ छेड़खानी कर सकता था। सर, चाय लीजिए आप लोग। थैंक यू, आप लीजिए। एक मिनट, मैं भी।
एक बात बताइए, मालिनी जी को रोज दवाई कौन देता था? सर उन्हें दवाइयां सपना ही दिया करती थी। अच्छा। हाँ, मैं ही उन्हें दवाइयाँ दिया करती थी, पर कभी कभार सासू माँ अपनी दवाइयाँ खुद लिया करती थी, कभी आयुर्वेदिक की तो कभी न्यूरोपैथिक की। तो सपना जी, आपके कहने का मतलब ये है कि जहर शायद मालिनी जी की खुद की ली हुई दवाओं में था? मैं नहीं जानती कि जहर किस चीज में था, मैं तो सिर्फ आपको उनकी आदतों के बारे में बता रही हूँ। चलो ठीक है, हमें वो दवाइयाँ देखनी है। चलिए सर, मैं आपको माँ का कमरा दिखाता हूँ। चलिए। भाभी क्या हुआ आपको? भाभी सांस लेने में दिक्कत हो रही। सुरेश पानी लाओ। अरे पानी लाओ। दुष्यंत, लता इनकी तबीयत बिगड़ती जा रही है, जल्दी से एम्बुलेंस बुला लो और हॉस्पिटल ले जाओ इसे। श्रेया तुम भी जाओ साथ में। जी डॉक्टर साहब, कैसी तबीयत है काव्या की और हुआ क्या है इन्हें? फिलहाल तो हम इनके बेहोशी की वजह समझने की कोशिश कर रहे हैं, बट डोंट वरी, खतरे का कोई निशान दिखाई नहीं दे रहा, इन्हें जल्दी होश आ जाना चाहिए। थैंक गॉड। वैसे भी सासू माँ के मौत के सदमे के बाद हम उभर नहीं पाए, कम से कम काव्या भाभी को कुछ नहीं होना चाहिए। डॉक्टर साहब, इन्हें जैसी होश है हमें बता दीजिएगा। या श्योर। थैंक यू। सर मुझे तो इस सपना पर शक हो रहा है। वहाँ पार्टी में काव्या के साथ झगड़ा कर रहे थे और यहाँ इसे काव्या की इतनी परवाह हो रही है। और श्रेया होना उस चाय में कुछ था जिसे पीते ही काव्या बेहोश हो गई। सर, चाय तो मैंने भी पी थी। थैंक गॉड मुझे कुछ नहीं हुआ। आर यू श्योर पंकज? श्योर मतलब सर? मतलब चक्कर वक्कर तो नहीं आ रहे ना तुम्हें? चक्कर? नहीं सर, चक्कर नहीं आ रहे, मगर पेट में कुछ गड़बड़ लग रही है सर। पेट में गड़बड़ लग रही है, गर्मी हो रही है, कहीं से वो तो नहीं हो गया? पंकज, और अगर तुम्हें सीरियसली कुछ हो भी गया है तो हम हॉस्पिटल में ही है ना। अजीब बात है, ये काव्या का पति आनंद अभी तक आया नहीं। पंकज, उसका नंबर ट्राई करो। सर उसका फोन बंद आ रहा है। सर कहीं आनंद ने तो काव्या को चाय में जहर नहीं पिला दी? हो सकता है पंकज। सर अगर चाय में जहर था तो हो सकता है कि नौकर भी शामिल हो। सर क्या कहा डॉक्टर ने, क्या हुआ काव्या को? सर डॉक्टर के मुताबिक काव्या की चाय में जहर था और पंकज रिपोर्ट से क्लियर हो गया है। काव्या की चाय में जहर था? सुरेश, तो बताओ सुरेश, चाय में जहर कहां से आया? चाय में जहर कहां से आया? मैंने कहा था जहर डालने के लिए, ना मैंने डाला सर। सब पता चल जाएगा। एक बात बताओ, जब तुम चाय लेकर आए थे तो चाय कहीं पर रख दी थी और कुछ दूसरे काम के लिए गए थे? हाँ साहब, याद आया। मैं सुबह जब चाय लेकर आ रहा था तो आनंद साहब ने मुझे कुछ खाने के लिए लेकर आने को कहा। अरे सुरेश, सिर्फ चाय? कुछ नाश्ता भी ले जाओ, कल रात से किसी ने कुछ भी नहीं खाया। जाओ। जी साहब। आनंद कहाँ है? सर ये अपने रूम में सो रहे हैं। कहाँ है आनंद? आनंद तो ही नहीं कमरे। पता नहीं सर, अभी तो भैया यहीं सो रहे थे। फोन करके बुलाओ। सर घंटी जा रही, भैया फोन नहीं उठा रहे। घंटी बज रही है पर भैया फोन नहीं उठा रहे हैं। सर जब सुरेश चाय लेके आया था सर बिस्किट तो था ही नहीं। और तो और सर जब
चाय आई तो वहां पे आनंद भी नहीं था, तो आनंद को पता कैसे चला कि कौन सा कप किसके हिस्से में जाने वाला है? हाँ वाकई आनंद तो वहां था ही नहीं चाय पीने के लिए। जब ये सुरेश सबके लिए चाय लेकर आया था तो सारे के सारे चाय के कप एक जैसे ही थे। उसमें एक मग था, मग बड़ा सा, जो काव्या ने उठाया था। तो हो सकता है वो काव्या का खास मग हो जिसमें वो हर बार चाय या कॉफी पीती हो। हाँ सर। और ये बात आनंद को मालूम थी। हेलो एसीपी साहब, मैं डॉक्टर सुमित। हाँ डॉक्टर सुमित बोलिए। एसीपी साहब आप जल्दी चले आइएगा, मुझे आपको कोई जरूरी बात बतानी है। क्या हुआ डॉक्टर सुमित? ये काव्या तो ठीक है ना? हाँ वो ठीक है, मैं आपको फोन में नहीं बता सकता, आप यहाँ जल्दी चले आइएगा। हेलो, लगता है बहुत बड़ी गड़बड़ हुई है हॉस्पिटल में। लेट्स गो। लिस्ट बना के दोबारा से डिटेल मुझे दे देना, ठीक है? बाकी सब मैं देख लूंगी। डॉक्टर सुमित कहाँ मिलेंगे? सर उन्हें तो आईसीयू में भर्ती किया है। डॉक्टर सुमित को आईसीयू में भर्ती किया है? क्यों? सर एक बहुत बड़ा हादसा हो गया। डॉक्टर सुमित अपने कैबिन में खून में लथपथ मिले सर, और उनके सर पे बहुत गहरी चोट आई है। माय गॉड, क्या मिल सकते हैं उन्हें? फिलहाल तो नहीं सर, वो कोमा में है। होश में कब आएंगे नहीं पता। दुष्यंत, जरूर ये वही मुजरिम है जो ये सब कर रहा है। वो अभी भी हॉस्पिटल में ही है, पहले मालिनी के साथ और अब डॉक्टर सुमित के साथ। काव्या सर, कहीं उस मुजरिम का अगला निशाना काव्या तो नहीं? काव्या काव्या कहाँ चली गई सर? कहीं काव्या को भी तो गायब नहीं किया उसने? श्रेया, ये जो भी कोई है, अगर इसने काव्या को भी गायब किया तो वो हॉस्पिटल के मेन गेट से ही बाहर जा सकता है। और सर शायद डॉक्टर सुमित को भी उस खूनी के बारे में पता चल गया होगा, इसलिए उन पर भी हमला हुआ। निखिल, तो शायद डॉक्टर सुमित यहाँ फोन पर बात कर रहे थे और फिर पीछे से कोई आया और जोर से उनके सर पर वार किया और वो यहाँ नीचे गिर गए। हाँ साहब, डॉक्टर साहब के सिर के पीछे चोट आई है। अच्छा, हादसे के बाद डॉक्टर सुमित के केबिन में कितने लोग आए थे? सब 4-5 जन आए थे उनको आईसीयू में ले जाने के लिए। सर आनंद का अभी तक कुछ पता नहीं चला है, कहीं इस सब के पीछे उसी का हाथ तो नहीं? ये आनंद ही कुछ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है इस आनंद में। आइए सपना जी, आइए। कहाँ गई थी आप? वो मैं काव्या की रिपोर्ट्स लेने गई थी गैस्ट्रोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट के पास। क्या हुआ? वहां से एक रिपोर्ट लाने में इतना वक्त? लाइन बहुत लंबी थी, मगर क्यों? क्या बात है? काव्या कहाँ है? काव्या गायब है, समझिए आप? क्या? सर ये ब्लड सैंपल्स तो ले लिए, लेकिन सर क्योंकि बाकी लोग डॉक्टर साहब के कैबिन के अंदर चले गए थे, इसलिए सारे जरूरी सबूत मिट गए। और यहाँ पे काव्या गायब है ना दुष्यंत? ये किसी एक आदमी का काम नहीं, ये जो भी कर रहा है ना उसका कोई साथी है। एक इनके परिवार में से कोई और दूसरा इस हॉस्पिटल में से कोई। यस, यूरेका! डॉक्टर साहब, क्या हुआ? ये फॉरेंसिक लैब में जश्न का माहौल? अरे हाँ भैया, जश्न का माहौल तो होगा ही। स्विट्जरलैंड की हसीन वादियां पुकार पुकार के कह रही हैं, सालुखे आजा रे तू आजा, तेरा इंतजार है। मतलब आपको पता चल गया कि वो लाश के अंदर जहर कहां से गया? जहर बॉडी में आया था दांत से। दांतों से जहर? हाँ सचिन, मालिनी ने 2 महीने पहले ही अपने दांतों का रूट कैनल करवाया था और इस ऑपरेशन के दौरान उसके दांतों में जिस मर्क्यूरी का इस्तेमाल किया गया था
वो मात्रा में बहुत ज्यादा थे। मरकुरी अपने आप में ही एक जहर है ना डॉक्टर साहब? बिल्कुल। और जब जब मालिनी जी खाना खाती थी, खाने को अपने दांतों से चबाती थी, तब तब दांतों में छुपा हुआ वो मरकरी खाने में मिक्स हो जाता था और पेट में चला जाता था, और पेट से फिर पूरे खून में मिक्स हो जाता था। यही है वो स्लो पॉइजन जिससे वो बेचारी बेमौत मारी गई। सर, हो सकता है कि डेंटिस्ट ने सब जानबूझ के ना किया, गलती हो गई उससे, मे बी मेडिकल नेग्लिजेंस। नहीं सचिन, ये मौत एक हादसा होता तो लाश को जलाया नहीं जाता। जिस किसी ने डेंटिस्ट ने भी ये किया है, जानबूझ के किया है। वकील साहब, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी माँ अपनी वसीयत बदलवाना चाहती थी। जी हाँ। मगर वो ऐसा कर नहीं सकी। तो ऐसी स्थिति में क्या हमारा बंटवारा पुरानी वसीयत के हिसाब से होगा? दरअसल बात यह है कि मैं और आपकी माताजी। वकील साहब आप, डॉक्टर साहब आप भी? मैं तो सिर्फ ये पूछने आया था कि क्या आपकी माताजी ने कभी अपने दांतों का इलाज करवाया था 1.5-2 महीने पहले? नहीं सर, उन्होंने कभी मुझे तो नहीं, उन्होंने कभी हमें इस बारे में कुछ नहीं बताया। डॉक्टर साहब आप तो फैमिली डॉक्टर हैं, आपको तो पता होगा। मुझे भी कभी उन्होंने इस बारे में कुछ नहीं कहा। दुष्यंत, काम करो, घर की अच्छी तरह से तलाशी लो, शायद कुछ मिल जाएगा। और निखिल, घर में जितने भी नौकर हैं सबको ऊपर बुलाओ, लेकर आओ। एक बात बताओ, क्या तुम में से कोई जानता है कि मालिनी जी ने अपने दांत का इलाज करवाया था किसी दांत के डॉक्टर के पास 1.5-2 महीने पहले? सब एक दिन अचानक मालकिन के दांतों में दर्द हुआ तो उनका ड्राइवर उन्हें डेंटिस्ट के पास लेकर गया था। सर, यहीं पे छोड़ा था हमने उन्हें। उसके बाद किधर गई वो तो मालूम नहीं मुझे। ठीक है, आसपास जितने भी डेंटिस्ट है ना, सब चेक कर लेते हैं। तुम लोग उधर देखो। हम लोग सीआईडी से। क्या ये कभी आपके यहाँ इलाज कराने आई थी? नो, आई डोंट थिंक सो। यहाँ पर आए हैं। ध्यान से देखिए, ये 2 महीने पुरानी बात है। नो सर, ये लेडी कभी हमारे यहाँ इलाज के लिए नहीं आई। नहीं, मुझे नहीं लगता है यहाँ पर आए हैं। आई नॉर्मली मैं पेशेंट्स को याद रखती हूँ अपने। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, उस साइड किसी भी डेंटल क्लिनिक में मालिनी को किसी ने पहचाना नहीं। अच्छा, यहाँ देख लेते हैं। सीआईडी वाले आ गए। तुम्हें मालूम है ना तुम्हें क्या करना चाहिए? एक्सक्यूज मी। जी कहिए। हमें डॉक्टर से मिलना है। जी कहिए, मैं डॉक्टर कल्पना हूँ। आपके पास अपॉइंटमेंट है? डॉक्टर, हम सीआईडी से। इन्हें पहचानती हैं आप? इन्हें कभी देखा नहीं है। कौन है ये? इनका नाम मालिनी है और इनका खून हो गया है। क्या? खून? क्या हुआ? खून का नाम सुनते ही आपकी जबान लड़खड़ाने की लग गई? नहीं नहीं, यहाँ पहली बार सीआईडी आई है ना, तो मैं थोड़ी नर्वस हो गई। कोई बात नहीं, आप परेशान मत होइए। थैंक यू वेरी मच। अरे सर, आप लोग अभी तो आज इतनी जल्दी जा रहे हैं? डॉक्टर प्रतीक ने ठीक से इलाज नहीं किया क्या? डॉक्टर प्रतीक? यहाँ तो कोई लेडी डॉक्टर है ना? नो नो, नो लेडी, नो लेडी, ओनली जेंट्स, ओनली जेंट्स, डॉक्टर प्रतीक। अच्छा अच्छा। अरे सर, आप लोग फिर से आ गए? अरे वो क्या हुआ कि इनके दांत में दर्द होने लगा अचानक, तो वो जरा डॉक्टर से मिलना था। क्या नाम है उनका? डॉक्टर कल्पना। हाँ जी, 1 मिनट। हेलो, क्या हुआ सर? मेरे दांत में बहुत दर्द है, मगर मुझे एक जेंट्स डॉक्टर चाहिए। लेडीज डॉक्टर में वो शर्म आती है। नहीं नहीं,
या तो मैं ही हूँ। लेकिन दीवार पे तो डॉक्टर प्रतीक का सर्टिफिकेट लटका हुआ है। ये नाम तो किसी लेडी का नहीं हो सकता ना? चेक कर लेते हैं एक बार। देखें। सर कहाँ जा रहे हो आप? डॉक्टर प्रतीक। डॉक्टर प्रतीक। अरे डॉक्टर साहब क्या कर रहे हैं? आप चले जाइए यहाँ से। डॉक्टर साहब कुछ गिर गया क्या यहाँ पे आपका? मैंने कुछ नहीं किया है। आइए आइए बाहर आइए। आइए अब चले जाइए यहाँ से। अरे अरे चले जाएंगे डॉक्टर साहब। आप चले जाइए। जाएंगे पहले थोड़ी बातचीत तो कर लें। लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। अरे आइए तो सही। आइए आइए। मैंने कुछ नहीं किया। हाँ। सर ये ऐसे नहीं मानेंगे। लगता है डेंटिस्ट साहब के दांतों का इलाज करना पड़ेगा। अरे लेकिन हम में से किसी को डेंटिस्ट्री आती नहीं है। अरे नहीं आती तो आ जाएगी। क्यों डॉक्टर साहब, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट ना। आपने भी तो प्रैक्टिस से सीखा होगा। आती। हाँ तो फिर आइए प्रैक्टिस कर लेते हैं। आइए बैठिए बेटा। अरे बेटा बैठिए। आइए बैठिए। बैठिए। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? ये गलत कर रहे हैं आप लोग। तुमने जो किया वो ठीक था क्या? मैंने गलत कुछ नहीं किया। गलत तो हम भी नहीं कर रहे हैं डॉक्टर साहब। आप जल्दी से मुंह खोल दीजिए वरना बता। मालिनी का इलाज मैंने किया था। और इलाज के बहाने उसके दांतों में ज्यादा मरकुरी भी तुमने डाली थी। गलती हो गई। गलती नहीं है, ये गुनाह है। किसके कहने पे किया था? मुझे नहीं मालूम। आनंद पैसे दिए थे मुझे इसलिए। कहाँ मिलेगा ये? भाई गोदाम। हाँ डॉक्टर साहब के क्या? आनंद रुक जा। देखो आसपास इसने काव्य को कहां छुपा रखा है। चलो ये क्या किया आप सबने? मेरे पति को मार डाला। आनंद बुझो। सर, इनके प्यार को तो देखकर ऐसा लगता है कि अगर इन्हें ऑप्शन दिया जाए तो ये मर जाए और इनका हस्बैंड जिंदा हो जाए तो वो ऑप्शन जरूर ले लेंगी। क्यों नहीं सर, ये तो एक भारतीय नारी का फर्ज है ना। पर अफसोस मेरे पति खुद ही मुझे जिंदा नहीं देखना चाहते थे। ये तो भगवान का शुक्र है कि मेरी चाय में जहर थोड़ा कम था, वरना आज आपको यहाँ मेरी लाश मिलती। अभिजीत, काव्या की चाय में जो दवाई के ट्रेसेस मिले हैं उससे किसी की जान नहीं जा सकती। एक मिनट, आपको कैसे पता चला कि आपकी चाय में जहर कम था? वो सर अभी आप ही ने तो कहा। अरे हमने कब कहा? हाँ याद आया, आनंद ने बताया था। हाँ? आनंद कैसे बताएगा? आनंद बेचारा तो खुद ये बात नहीं जानता था। ये बात जानती थी तो सिर्फ एक औरत, और वो औरत तुम हो काव्या। आनंद, तुम जिंदा हो। मेरे साथ इतना बड़ा धोखा। क्या करें, लोहे को लोहा काटता है, उसी तरह धोखेबाज का एक ही इलाज है, धोखा। जब डॉक्टर प्रतीक ने हमें बताया कि आनंद 22 गोदाम में मिलेगा, तो हमने यहां पहुंचकर देखा कि वो बेचारा बंधा पड़ा है। उसके हाथ पांव खोले तो उसने अपनी आप बीती सुनाई। किसने किया ये सब है? जी सर, मेरी बीवी काव्या ने किया सर। हाँ,
कहीं कहीं छुपी हुई है। बस फिर क्या, हमने आनंद के साथ एक छोटा सा खेल खेल लिया तुम्हारा असली रंग सामने लाने के लिए। तो ये सब ड्रामा था, लेकिन असली ड्रामा तो अब शुरू होगा। पीछे मुड़ के देखो। बड़ी भारतीय नारी होने का ढोंग कर रही है। तुम जैसी नहीं होती भारतीय नारी। सासू माँ ने आधी जायदाद आनंद के नाम कर दी थी, और आनंद अपने भाइयों से बहुत प्यार करता था, तो वो अपनी जायदाद का हिस्सा भी अपने भाइयों को देना चाहता था। और ये बात आपको बहुत खटकती थी, क्यों? मुझे पता था सर, मुझे पता था कि वो सासू माँ पे दबाव डालेगा वसीयत बदलने के लिए। इसलिए तुमने उन्हें डॉक्टर प्रतीक के पास भेजा, उनकी दांत की तकलीफ का फायदा उठाकर, ताकि इससे पहले कि वो अपनी वसीयत बदले उनकी मौत हो जाए। हाँ सर, और मैंने प्रतीक से कहा अगर वो पकड़ा जाए तो मेरा नहीं आनंद का नाम ले, ताकि आपके सास यानी मालिनी जी के खून के जुर्म में आनंद यानी आपका पति फंस जाए, जिससे 25 करोड़ की आधी जायदाद आपकी हो जाए। हॉस्पिटल में डॉक्टर सुमित तुम्हारी सच्चाई जान गए थे, इसलिए उन पे भी हमला किया तुमने। मैं क्या करती सर, उसने मुझे फोन पे बात करते हुए सुन लिया था। अब बारी है खेल के दूसरे पड़ाव की, जिसमें हम दुनिया को ये दिखाएंगे कि मेरे पति परमेश्वर यानी कि मिस्टर आनंद कुमार ने अपनी ही पत्नी को अगवा कर लिया। तो डॉक्टर सुमित को कोमा में पहुंचा दिया, अपने पति की किडनैपिंग की और मालिनी जी का खून कर दिया। दौलत की भूख मिटाने के लिए इतने सारे जुर्म किए तुमने, लेकिन सजा सिर्फ एक ही मिलेगी, फांसी। काफी रात हो गई है, वक्त का बिल्कुल पता ही नहीं चला। हाँ, एक काम करो, तुम निकलो, मैं भी बस थोड़ी देर में निकल जाऊंगी। कहो तो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। अरे नहीं, थैंक यू सो मच, बस थोड़ा सा काम बाकी है, तुम निकलो। ओके, बाय। ठीक है, क्या है ये वैभव? ये कोई दरवाजे पे एनवलप छोड़ के गया है। बाहर इतनी रात को? ठीक है, तुम निकलो, मैं देखती हूँ। ओके, बाय बाय। इसमें कुछ लिखा भी नहीं है। एक नजराना सालुंखे के लिए। सबका सालुंखे सर के साथ क्या लेना देना है? तो दोस्तों, जिस घड़ी का आपको इंतजार था वो घड़ी अब आ गई। अब दिल थाम कर बैठिए, कुछ ही पल में आप ये दुर्लभ मम्मी देख पाएंगे। ये मम्मी हमें बड़ी मुश्किल से मिली है, इसे हमने इजिप्ट से मंगाया है और ये हमारे म्यूजियम के लिए बड़े गर्व की बात है। ये दुर्लभ मम्मी सिर्फ और सिर्फ यहां है और इस दुर्लभ मम्मी को यहां तक पहुंचाने का सारा श्रेय जाता है मिस्टर हबीब को।
जिन्होंने इस 2000 साल पुरानी मम्मी को हमारे म्यूजियम तक पहुंचाया है। और अब मैं आपका ज्यादा वक्त ना लेते हुए आपके सामने पेश करता हूं यह दुर्लभ मम्मी। लेडीज एंड जेंटलमैन, आपके सामने पेश है कायरो की शान, तलातत है इस मम्मी का नाम। अंदर देखो, ये किसने लिख दिया? ये क्या है? लाफा माता ये आशरे आशरे। रीढ़ की हड्डी के साथ सिर्फ ये खोपड़ी जुड़ी हुई है। वरुण सर, सीसीटीवी फुटेज देखने का इंतजाम करो। ओके। आप चिंता मत कीजिए, आपकी मम्मी को कुछ नहीं होगा और अब ये हमारी जिम्मेदारी है। और वैसे भी अब सीआईडी वाले आ चुके हैं तो सर, फुटेज तैयार है। सबको दिखाओ। ये क्या? ये फुटेज ब्लैंक क्यों हो गया? जरा फिर से प्ले करो सर। इसमें तो कुछ भी नहीं है। हाँ, कभी लगा ये फुटेज ब्लैंक कैसे हो सकता है? जरा दूसरे कैमरे का फुटेज दिखा। ऐसे कैसे हो सकता है? तीसरा कैमरे का फुटेज दिखाओ। इस कैमरे में औरत, लंबे बाल वाली औरत दिख रही है और दूसरे कैमरे में कोई दिख नहीं रहा। ये कैसे हो सकता है? एक कैमरे में दिखी और दूसरे में गायब। ये देखो, वो खूनी यहाँ इस खिड़की से ही अंदर आया है। सर, अगर ये खूनी इस खिड़की से अंदर आया है और एक कैमरे में कैप्चर हुआ है, बाकी दोनों कैमरों में कैप्चर क्यों नहीं हुआ? और इसलिए काविन, क्योंकि शायद ये खिड़की इस कैमरा के रेंज से बाहर है। वो यहां से अंदर आने के बाद वो इस तरफ गया होगा, छुप के निकला और इस कैमरे के नीचे से होते हुए वो आगे बढ़ा और यहां से आगे जाने के बाद उसने इस कैमरे को लेजर लाइट से ब्लाइंड कर दिया और यहां से आगे गया और उस हड्डियों के ढांचे को यहां इस कैमरे से नीचे लेके और फिर शायद वो लेजर उसने इस कैमरे पे मारा और फिर उस हड्डियों के ढांचे को यहां पे रख के चला गया, मगर जाते वक्त वहां उस कैमरे में वो कैद हो गया। सर, इसका मतलब जिसने भी ये किया है वो अच्छी तरीके से जानता था कि... इसका मतलब वो जो कोई भी है उसे इस म्यूजियम की अच्छी जानकारी थी। सर, यानी कि ये सारा काम किसी अंदर वाले का है। हाँ श्रेया, ये काम यहाँ के किसी कर्मचारी का ही है। सर, वो खिड़की देखने में काफी छोटी लगती है। मतलब जो भी अंदर आया है वो ज्यादा कद का नहीं होगा, 5 फीट के आसपास। और सर, वो आदमी बहुत पतला दुबला होगा। आदमी क्यों, वो कोई औरत भी हो सकती है। उस फुटेज में उसके काफी लंबे बाल थे। नहीं सर, ये दोनों ऐसा काम नहीं कर सकती। ये तो हमारे यहाँ काफी सालों से काम कर रही हैं। तो फिर कौन कर सकता है? एक मिनट, जरा वो फुटेज दिखाना जहां पे वो औरत दिखी थी फ्रेम में। पॉज करो सर, अब जरा जूम करना। इस औरत के तो साइड लॉक्स है। सर, ये लड़कियों का कोई नया फैशन है? नहीं पंकज, ये कोई औरत नहीं है। औरत के भेष में कोई आदमी घूम रहा है। औरत के भेष में आदमी? मिस्टर विजय सर, आपके स्टाफ में कोई ऐसा है जो इस वक्त यहाँ पे मौजूद नहीं है? हाँ सर, एक कर्मचारी था जो टूर गाइड का काम करता था। हाँ, मतलब अभी कहाँ है? सर, वो 2 हफ्ते पहले म्यूजियम का कुछ सामान चुराते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। अनिल नाम था उसका। हाँ सर, अनिल की कदकाठी ऐसी है कि वो इस खिड़की से आ जा सकता है। और एक म्यूजियम को एक टूर गाइड से बेहतर कौन जान सकता है? इस अनिल से मिलता है। ये देखिए सर, एक नजराना सालुखे के लिए। सर, इसमें ना एक जलती हुई गाड़ी दिखाई है। कुछ लोग अपना मुंह छुपाए खड़े हैं। क्या हुआ बॉस, कोई सवाल नहीं पूछा आते? खामोश है सबके सब। चलो कोई बात नहीं,
मैं आपको ऐसी बात बताता हूं जिससे शायद आपका मौन व्रत टूट जाएगा। अच्छी तरह से जांच करने के बाद पता लगा कि इस रीढ़ की हड्डी में छेड़छाड़ की गई है। रीढ़ की हड्डी के साथ छेड़छाड़ की मतलब ये कि पता चलता है कि सारी वर्टिब्रा उल्टे सीधे क्रम में लगी हुई है। इसका क्या मतलब हो सकता है यार? मतलब ये कि देखो, ये C1 C7 डॉक्टर साहब ये क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे तुम्हारी क्या निखिल, हमारी समझ में नहीं आया भैया। बहुत खोपड़ी लगाई तब पता चला है। किसी ने बड़ी होशियारी से, बड़ी सावधानी से ये हर वर्टिब्रा को उल्टा सीधा क्रम में लगाया है। और जिसने भी ये किया है ना सारुण के, किसी खास मकसद से ही किया है, ये खास मकसद से। और एक बात, जिस किसी ने भी ये किया है ना बॉस, उसे मानव शरीर की और मानव की हड्डियों के ढांचे की बड़ी अच्छी जानकारी है। सर ये सब करने के लिए कोई इतनी तकलीफ क्यों उठाएगा? सचिन, मुजरिम ये सब करके हमें ये बताना चाहता है कि हमारा मुकाबला किसी साधारण आदमी से नहीं है, वो बहुत खतरनाक है। सिर्फ खतरनाक ही नहीं, दिमागी बीमारी है इस आदमी को। सिर्फ इतना ही नहीं सर, इन हड्डियों पे जो खून लगा हुआ है, टेस्ट करने के बाद पता चला कि वो किसी एक इंसान का नहीं है, बल्कि 3 अलग अलग लोगों का है। क्या मतलब सर? इससे इस सिरफिरे को पकड़ लेंगे तब, लेकिन जिंदा। सर लगता है कमरे में कोई भी नहीं। चांद मारो, देखो क्या मिलता है। सर ये देखिए, अनिल सर जिंदा है, मगर सांसें बहुत धीमी चल रही हैं इसकी। पंकज, एम्बुलेंस को फोन करो जल्दी। हाथ खोलो। ये क्या? पेन ड्राइव? प्ले मी। जैसे चलो जल्दी। मैं जानता हूं कि मेरा यह संदेशा तुम तक जरूर पहुंचेगा। मैंने सुना है कि तुम दुनिया के एक प्रसिद्ध फॉरेंसिक विशेषज्ञ हो और मुश्किल से मुश्किल केस को चुटकी बजाते ही हल कर लेते हो। मैं ऐसा नहीं मानता। मेरी नजरों में तुम सिर्फ एक आम इंसान हो और अब मैं आ गया हूं और बहुत जल्द दुनिया के सामने तुम्हारी असलियत ला कर रख दूंगा। सालुम के, मैंने 3 आदमियों को बंदी बनाकर रखा है। अब उनकी जिंदगी तुम्हारे हाथों में है। तुम चाहो तो उन्हें बचा सकते हो। तुम्हारे पास जो रीढ़ की हड्डी है उसके जरिए उन तक पहुंच सकते हो, लेकिन तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ 6 घंटे हैं। तो दिखाओ अपनी काबिलियत, और अगर तुम उन 3 लोगों को नहीं बचा सके तो उनकी मौत की जिम्मेदार होगे तुम, और तुम्हारा समय शुरू होता है अब। सर ये आदमी तो खुलेआम डॉक्टर सालुंके को चुनौती दे रहा है। सर हमें सालुंके सर को इसके बारे में बता देना चाहिए। सर हमारे पास सिर्फ 6 घंटे। हाँ पंकज, अभी डॉक्टर सालुंके ही मदद कर सकते हैं इन तीनों मासूमों की जान बचाने में। और हमारे पास सिर्फ 4.5 घंटे हैं। और इस मुजरिम के मुताबिक ये सबूत ही हमें सही रास्ता दे सकता है। क्या हो सकता है ये? सर, इस मुजरिम ने आपको ही ऐसी चुनौती क्यों दी? मेरे कहने का मतलब है कि कहीं आपके अतीत में कभी ऐसा कुछ तो नहीं हुआ, कोई हादसा वगैरह जिससे आपको अभी भी अफसोस हो? तारिका, ये मुजरिम दिमागी तौर पर पागल है, हमें भटकाना चाहता, बस दैट्स इट। और सर वो डीवीडी, वो हमारे पास सिर्फ 4.5 घंटे हैं। वक्त गुजरता जा रहा है और मुझे अभी तक कुछ पता नहीं चला है। यार वही मैं तुझे कहने आया हूं कि जल्दी बता। बस मुझे लगता है इस रीढ़ की हड्डी में कोई कोड है। मुझे एक एक वर्टिब्रा फिर से चेक करनी पड़ेगी। बस में ये वर्टिब्रा इंसान की नहीं है। तो फिर किसकी है सारुण के? जानवर की है। यार तू क्या कह रहा है? बस थोड़े से टेस्ट और करने पड़ेंगे, लेकिन एक बात कंफर्म है, ये वर्टिब्रा किसी जानवर की, और जानवर में भी ये वर्टिब्रा कुत्ते की है। कुत्ते की। कुत्ते का वर्टिब्रा है? हाँ बस इन वर्टिब्रे में फंसे रहे हैं और हमारा ध्यान इस कुत्ते की रीढ़ की हड्डी पर न जाए। एक बात और बॉस। क्या? इस हड्डी को देख करके लगता है कि ये हड्डी किसी बड़ी नस्ल के कुत्ते की हड्डी है। बड़ी नस्ल के कुत्ते की रीढ़ की हड्डी?
तो फिर सचिन पता लगाना पड़ेगा ऐसे कौन कौन से डॉग ब्रीडर्स हैं जो बड़े नस्ल के कुत्ते ब्रीड करते हैं और किन किन लोगों ने कुत्ते पाले हैं। तो चल गया? ओके, थैंक यू सर। क्या कहा सारुण ने? सर कुत्ते की नस्ल का पता लगा लिया उन्होंने। ये वैल्यून नस्ल का कुत्ता है सर। वैल्यून नस्ल का कुत्ता? हाँ सर, माफ कीजिएगा आप लोगों को इंतजार करना पड़ा। बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? हमें कोई परेशानी नहीं हुई, आप सिर्फ इतना मुझे बताइए कि क्या आप वैल्यून नस्ल के कुत्ते बेचते हैं? हाँ सर, ये बड़े दुर्लभ और बड़े आकार का कुत्ता है। हम इसे बाहर से मंगवाते हैं अपने कुछ खास ग्राहकों के लिए। तब तो ये आसानी से बता सकते हैं आपके इस नस्ल के अब तक कितने कुत्ते बेचे आप? हाँ सर, पिछले साल 2 कुत्ते बेचे और इस साल 4 दिन पहले 1 कुत्ता बेचा, वैल्यून नस्ल का, पूरे शुद्ध। 4 दिन पहले? सचिन, इन कुत्तों के सारे डिटेल्स ले लो। सर, हाँ, अनिल को होश आ गया है। उसने बताया उससे जो कुछ भी कराया गया जबरदस्ती करवाया गया है। तो फिर उसने खूनी को तो देखा होगा ना? नहीं सर, उसने खूनी को नहीं देखा। डैम इट, हमारे पास सिर्फ 3.5 घंटे। चलो जल्दी। सर हमने 2 घर तो चेक कर लिए, उनके कुत्ते तो सही सलामत हैं। हाँ निखिल, अब इस घर का कुत्ता देखते हैं, शायद यहीं से कुछ पता चल जाएगा। जी, किससे मिलना है? जी हम लोग सीआईडी से। आपके पास वैल्यून नस्ल का कुत्ता है ना? जी हाँ। हम उसे देखना चाहते हैं। अंदर आइए। रेक्स ने कुछ किया है क्या? अरे नहीं नहीं, आपके कुत्ते ने कुछ नहीं किया है, बस हम उसे देखना चाहते हैं। जरा बुलाइए ना आपके रेक्स को। सर वो क्या है कि हमारा नौकर उसको घुमाने के लिए लेकर गया है, बस अभी आता ही होगा। सर बैठिए ना प्लीज। नहीं नहीं, थैंक यू। सर इसका मतलब ये कुत्ता भी बिल्कुल ठीक ठाक है? क्या यही है आपका रेक्स? जी सर, आपको कोई शक है क्या? मैं फिर से पूछता हूं, क्या यही रेक्स है? जी हाँ सर। देखिए, हमारे पास जिस कुत्ते का फोटोग्राफ है उसके दाहिने आंख के ऊपर, मतलब यहां पर एक काला धब्बा है। आपके इस रेक्स में वो नहीं है। ये क्या कह रहे हैं सर आप? इसका मतलब तो यही हुआ कि जो कुत्ता आप लोगों ने खरीदा है वो ये कुत्ता नहीं है। ये क्या है? मैं क्या कह रहे हैं सर? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये तो अब माया जी समझाएगी। क्यों माया जी, कहाँ है रेक्स आपका? वो सर। माया जी प्लीज, हमारे पास वक्त बहुत कम है, इसलिए जवाब दीजिए। किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है, प्लीज। अशोक, रेक्स गुम हो गया था। मैं डर गई कि तुम नाराज हो जाओगे, इसलिए मैं उससे मिलता जुलता दूसरा कुत्ता खरीद लाई। हमारा प्यारा रेक्स गुम हो गया और तुमने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा? और दूसरा कुत्ता नहीं? आपको पता नहीं चला? सर मैं मर्चेंट नेवी में हूं। पिछले 6 महीने से मैं शिप पे था, अभी 2 दिन पहले आया हूँ। अच्छा माया जी, ये आपका रेक्स गुम कैसे हुआ? सर हमेशा की तरह मैं रेक्स को लेके रोड में टहलने निकली। वो मुझसे दूर भागने लगा। मैंने उसे पकड़ने की कोशिश की, पर पता नहीं भागते भागते वो कहाँ खो गया। और आपने उसे ढूंढने की कोशिश नहीं की? हाँ सर, बहुत कोशिश की पर मिला ही नहीं। अच्छा ये सब कब हुआ, कहाँ पर हुआ? 4 दिन पहले, जंगल के पीछे वाले रास्ते पर। जंगल का पीछे वाला रास्ता? सर हमारे पास वक्त बहुत कम है। सर जंगल काफी बड़ा और रैश ढूंढना थोड़ा मुश्किल है सर। रेडियो और पंकज को लगा दो काम पर, फोन करो उसे। थैंक यू वेरी मच। सर, ये एसीपी सर ने हमें अचानक यहाँ क्यों बुला लिया? पता नहीं यार, एसीपी साहब का ऑर्डर है भैया, मानना तो पड़ेगा। हाँ सर, मैंने सुना है इन जंगलों में ना जंगली जानवर आते हैं। अबे तू मुझे बता रहा है या डरा रहा है? बता रहा हूँ सर, मैंने अखबार में पढ़ा है। एक बार एक आदमी इन जंगलों में कहीं घूम गया था, चीता ने पीछे से उसके ऊपर झपट्टा मारा और उसे कच्चा चबा दिया। कच्चा चबा दिया? अरे बाप रे! और चीता तो पीछे से झपट्टा मारता है सर। पंकज एक काम कर, तू आगे देखते हुए चल, मैं पीछे देखते हुए चलता हूँ, उल्टा। चल चले सर। हाँ रेडियो और पंकज लगे हैं ना काम पे? हाँ सर, लगे हुए लोग।
एक बात समझ में नहीं आ रही है, कुत्ता माया के घर से भागा क्यों है? मुझे तो लगता है निखिल, कुत्ते को किसी चीज से ललचाया होगा, इसलिए भाग गया। ये सब उस खूनी का प्लान हो सकता है। अब तुम पंकज, वहां झाड़ियों में कुछ है। सर कहीं चीता तो नहीं? भाग गया सर, चीता भाग गया। शाबाश पंकज, शाबाश। तुमने मुझसे कुछ नहीं सीखा। नहीं, मगर एक बात जरूर सीख ली, बहादुरी की। बहादुरी? सर, मैंने तो आपकी बहादुरी कभी नहीं देखी। अबे मैं बहादुर था मैं, शादी से पहले, मगर शादी के बाद तो सर, एक चीता कहीं फिर से तो नहीं आ गया? अरे बाप रे, अब क्या करें? आपको तेज में चलना आता है? नहीं, पंकज भाग 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 भाग, भाग। ये देखिए सर। हाँ, ये देखिए बॉल, लगता है कुत्ते ने चबाया हुआ है इसे। ये क्या, कुत्ते के दांत के निशान भी तो है। इसका मतलब है वो लोग इसी दिशा में गए हैं, क्योंकि हड्डियां हमें वहां पर मिली और ये बॉल यहां पर। उसी तरह होगा, वो देखते हैं। ये क्या, जंगल का रास्ता तो यहीं पर खत्म हो गया। क्या करें? अरे भैया सुनो, देखो हम लोग सीआईडी से। घबराओ मत, सिर्फ पूछताछ करने आए हैं। एक बात बताओ, 4 दिन पहले क्या तुमने यहाँ पर किसी बड़े नस्ल के कुत्ते को देखा है? सफेद रंग का कुत्ता, उसके शरीर पर काले काले धब्बे थे, बड़ा खूबसूरत सा कुत्ता था। ये कुत्ता क्या सब, यहाँ तो दिन में बहुत सारे कुत्ते घूमते हैं। अरे भाई साहब, आपको बताया ना कि बड़ी नस्ल का कुत्ता, वो कोई आम कुत्ता नहीं था। अच्छा अच्छा, वो जिसे लोग गाड़ियों में लेकर घूमते हैं? हाँ, ऐसा कुत्ता तो देखा नहीं, लेकिन 4 दिन हो गए मैं अंदर खाना खा रहा था और एक कुत्ता जोर जोर से भौंक रहा था। तो मैं खाना छोड़कर बाहर आया, कुत्ता तो नहीं था, लेकिन एक सफेद कलर की वैन तेजी से निकल गई। शायद वो कुत्ता उसमें हो। सफेद कलर की वैन? अच्छा, वैसे तो तुम लोगों को आदत सी होती है ना किसी भी गाड़ी का नंबर, गाड़ी का मेक याद रखने की, तो हो सकता है उस गाड़ी का भी नंबर याद हो तुम्हें। हाँ साहब, वैन का नंबर था STU 3339। STU 3339। थैंक यू सचिन, इस वैन का पता लगाओ। सफेद कलर की वैन, STU 3339। बस हो गया नाटक, हाथ ऊपर। चुपचाप अपने आप को हमारे हवाले कर दो, हाथ ऊपर। डमी? सर, एक खूनी हमारे साथ अजीब खेल खेल रहा है। हाँ, समझ। चिट्ठी है, तुम्हारे अंदर कुछ खास नहीं है, बड़े मामूली और आम हो तुम। अब मान लो कि तुम उन 3 लोगों को बचाने में नाकाम हो चुके हो, तुम हार गए। अच्छा सर, ये कोई सन की है। ये देखिए सर, इसके हाथ में ये फूल, लगता है कुछ बताना चाहता था हमको। हाँ, ये हमें कुछ बताना चाहता है, कुछ ऐसी चीज जो साळुंखे को भी दिख नहीं रही है। साळुंखे तो अब तक वहां पहुंचा ही नहीं। पता लगाना पड़ेगा, है क्या ये सुराग।
ये दांत तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का लगता है। तारिका जरा पानी लाओ। प्लास्टर ऑफ पेरिस का दांत? कोई प्लास्टर ऑफ पेरिस का दांत क्यों लगाएगा? नहीं सारुण के, ये जरूर खूनी किसी और तरफ इशारा कर रहा है। अच्छा सालुंखे साहब, ये आपके प्रोफेशन में ये प्लास्टर ऑफ पेरिस कहाँ इस्तेमाल होता है? सचिन, प्लास्टर ऑफ पेरिस अक्सर मेडिकल कॉलेजेस में। मेडिकल कॉलेज? ये फूल बस, इस तरीके का फूल मेरे टाइम में मेरे कॉलेज में कुछ बदमाश छात्र अपनी पहचान के लिए छोड़ जाते थे। तो इसका एक ही मतलब हो सकता है सारुण के, मेरे कॉलेज की तरफ। सर, मैं आपसे जिस डीवीडी के बारे में बात कर रही थी ना, उसके वीडियो में लोगों ने जो कपड़े पहने हैं उन पे भी ठीक ऐसे ही फूल का प्रिंट बना हुआ है। किस वीडियो के बारे में बात कर रही हो तारिका? प्ले करो। सर, क्या बात है, सच में आज ये कर दिखाएगा। अरे बॉस, ये तो मेरे कॉलेज का ग्राउंड है। चलो। गाड़ी उड़ा दी गई है। सालुंखे, 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 सालुंखे। और वहां पर जितने भी लोग हैं सब तेरा ही नाम ले रहे हैं। सालुंखे, सालुंखे, सालुंखे। फिर इस वीडियो के बारे में पहले क्यों नहीं बताया तूने हमें? ये क्या चक्कर है सालुंखे? बॉस, कॉलेज में एक घटना के दौरान डीन की कार जला दी गई थी, लेकिन इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। ऐसा तू कहता है ना सालुंखे, लेकिन खूनी सोचता है कि तेरा ही हाथ है इसके पीछे, इसलिए वो तेरे पीछे पड़ा है। नहीं सालुंखे, तेरा कुछ ना कुछ तो संबंध जरूर है इस केस से। माय गॉड, प्लास्टर ऑफ पेरिस का दांत लगाना, उस डमी के पास उस फूल का छोड़ जाना। माय गॉड। बॉस, ये मुझे अपने कॉलेज की तरफ बुला रहा है। मतलब सर, इन तीनों विक्टिम्स को भी इसी कॉलेज में रखा गया होगा। हाँ, सिर्फ 30 मिनट बाकी है, तेरे मेडिकल कॉलेज में जाना होगा। 10 सेकंड बचे सर हमारे पास। सर, वो तीनों मिलेंगे क्या? उस तरफ हो गए, उस तरफ। अभिषेक, डॉक्टर साहब, अब ठीक है? मैं कैसे ठीक हो सकता हूँ? 3 बेगुनाह लोगों की जान ली, क्यों किया तुमने ऐसा? संभालिए अपने आप को डॉक्टर साहब। नहीं, मैं कैसे संभाल सकता हूँ? उसने 3 बेगुनाह लोगों की जान लिया। मैं उस खूंखार को अपने हाथों से मार के रहूंगा। सालुंखे, वक्त बहुत कम है हमारे पास। 3 लोगों की जानें चली गई इस आदमी की वजह से, और तू ऐसे हताश बैठा। तो क्या करूं बॉस, ये मेरी गलती थी। मेरी वजह से 3 मासूमों की जान गई और मैं कुछ नहीं कर पाया। बॉस, मैं फेल हो गया। यार, तेरी वजह से जान नहीं गई है, तूने जो भी करना था सब कर लिया। अगर वक्त पर काम नहीं आया तो क्या किया बॉस? मुझे पहले क्यों नहीं समझ में आया? वो फूल, वो पीओपी का दांत, वो डीवीडी, पहले क्यों नहीं समझा? ये इशारा आया। सर, आप अपने आप को क्यों दोषी मान रहे हैं? जो भी हुआ उसमें आपकी क्या गलती थी? मेरी क्या गलती? बॉस, क्या फायदा मेरे एक्सपीरियंस का, मेरे अनुभव का? क्या फायदा जब मासूमों की जान मेरी आंखों के सामने चली जाए? क्या फायदा? क्या बात करता है तू सालुंखे? अरे सालुंखे उस इंसान का नाम है जो कभी हारना नहीं जानता। जहां पर कुछ भी नहीं है उसमें से कुछ ना कुछ तो ढूंढता ही है। हाँ सर, जब उम्मीद की एक भी किरण दिखाई नहीं देती, उस वक्त भी आप ऐसा कुछ ढूंढ निकालते कि हम लोग आसानी से केस सॉल्व कर लेते, मुजरिमों को पकड़ लेते। यस, यूरेका! जहर बॉडी में आया था दांत से, लेकिन सचिन आज मुजरिम जीत गया। सीआईडी की ड्यूटी के दौरान जो कुछ भी हमने आपसे सीखा है, आपका जोश, आपका हौसला, सर आप कभी हार नहीं मान सकते। हाँ सर। देखता क्या है, सोचता क्या है? उठ, लग जा काम पे। बस, मैं तुमसे वादा करता हूं, ये सालुखे तुमसे वादा करता है, मैं उस खूनी को छोड़ूंगा नहीं। मैं उससे उसके अंजाम तक पहुंचा करके रहूंगा बॉस। यस, यस। ये हुई ना बात। सालुंखे कभी हिम्मत नहीं हारता, आप देखना। यूं सुराग मिलेगा सालुंखे, यूं सुराग मिलेगा। मेरे साथ तुम लोगों का साथ है, सालुखे हार सकता नहीं। मैं जरूर उसे उसके अंजाम तक पहुंचा के रहूंगा।
बॉस, ये शायद किसी कार्डबोर्ड का टुकड़ा है जो अभी तक जला नहीं है। ये हिस्सा कुछ अजीब तरीके से उभरा हुआ है। हाँ यार, कुछ तो है उसके नीचे। अरे क्या काम करो, इसे साफ करो जल्दी। मैं कहता हूँ सारुण के जरूर कोई सुराग मिलेगा हमें। बिल्कुल बॉस, हम उस खूनी तक पहुंच करके रहेंगे। सर से देखिए, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। एवी क्या हो सकता है? सर, जीडी रोड पे एक कार्डबोर्ड बॉक्स की कंपनी है सर, जो पिछले 2 सालों से बंद है, और उस कंपनी का नाम है एवी एंटरप्राइजेस। तो इसका एक ही मतलब हो सकता है कि खूनी ने अपना ठिकाना बना दिया है उधर ही, एवी एंटरप्राइजेस में। काश अब वो जान पाता कि उसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। सर, यही एवी एंटरप्राइजेस की फैक्ट्री है। क्या बात है, अभी तो हमारा स्वागत गोलियों से हो रहा था, अभी एकदम सन्नाटा। सर, लगता है कोई नई चाल चलने वाला है। कहाँ गए तुम्हारे बाकी साथी हैं? सीआईडी वालों, तुम लोग डाल तो मैं बात। तुम लोग मुझे कभी पकड़ नहीं सकते। भूपेंद्र की मौत इतनी भयानक होगी कि उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ सीआईडी होगी। देखो तुम लोग, हेलो हेलो, कौन था सर? खूनी अब हमें चुनौती दे रहा है। सर, पता नहीं वो लोग भूपेंद्र को कहां ले गए होंगे। ये मामला साळुंके साहब के अतीत और उनके कॉलेज के दिनों से जुड़ा हुआ है, तो हो सकता है ये जले चेहरे वाला आदमी उन्हीं में से कोई हो। उस समय के जितने भी स्टूडेंट थे, सबके बारे में पता लगाना होगा। क्या 20 साल पहले सोया और 1 महीना पहले जग गया? ओके, थैंक यू। रेडी? सर, 20 साल पहले साळुंके साहब के मेडिकल कॉलेज के डीन की कार जब उड़ाई गई, तो उस धमाके में कुणाल नाम का एक छात्र घायल हो गया और कोमा में चला गया। वो जिस हॉस्पिटल में भर्ती था, वहां से पता चला है कि वो अभी 1 महीना पहले कोमा से बाहर आ चुका है। बॉम्ब धमाके में घायल हुआ था, और जो खूनी है उसका चेहरा भी जला हुआ है। मुझे लगता है ये कुणाल ही खूनी है, अब बदले की आग में जल रहा है। सर, हॉस्पिटल वालों ने कुणाल का पता SMS किया। सर, जरूर वो भूपेंद्र को वहीं लेकर गया होगा। ठीक है, उसके घर चलते हैं। क्या एड्रेस क्या? तो यहाँ छुप के खड़ा है। बाहर आ जाओ कुणाल, तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। बाहर आओ। अरे तुम मेरे पीछे कैसे आ गए? अरे आप, मुझे लगा कुणाल मेरे पीछे आ गया। सिर्फ जूते हैं, वहां चेक करो। इस कुणाल ने तो जूते खिलवा दिए मुझे। यहाँ कोई नहीं है। कोई बात नहीं, ये कुणाल की फाइल मिली है, देख रहा हो? सारे सर्टिफिकेट्स और ये एड्रेस देखा इसमें? दूसरा एड्रेस लिखा है यहाँ पे, 12 गोलकुंडा। कहीं भूपेंद्र को लेके यहां तो नहीं छुपा बैठा है? ब्यूरो में फोन करो, ये एड्रेस भेजो, उनको बोलो पता लगाएं इसके बारे में।
अरे सर, क्या वो फ्रेडी? मैं अपना बदला लेकर रहूंगा। जिसने भी मुझसे मेरा कीमती वक्त छीना है, मैं उसकी जिंदगी छीनूंगा। जो दर्द मुझे मिला है वो दर्द मैं बराबर लौटाऊंगा। मैं तुम लोगों पर ऐसा दाग लगाऊंगा जिससे सिर्फ तुम्हारी मौत ही मिटा सकेगी। मुझे किसी भी कीमत पर अपना बदला पूरा करना है। काफी तैयारी कर रखी है इसने बदला लेने की। सर, ये फोटो देखिए सर, इसमें सालून के सर की भी फोटो। और सर उन 3 विक्टिम्स की भी फोटोज हैं। ये फोटो तो अभी हाल के ही लग रहे हैं। बिल्कुल सर, ये सारी फोटोज इस केस की जांच के दौरान ली गई हैं। ये तो माया के घर का फोटो है। ये कुणाल हम पे जासूसी कर रहा है क्या? जासूसों के ऊपर जासूसी? जहां जहां हम जा रहे हैं हमारा पीछा कर रहा है। इस बार आएगा, वापस नहीं जाएगा। सर, उस आदमी को बांध के रखा हुआ है सर। यह आदमी तो भूपेंद्र लगता है सर। भूपेंद्र, भूपेंद्र, ये तो बेहोश है। मैं खोल देता हूं सर। नहीं, एक मिनट कौन, एक मिनट। अगर वो खूनी इस आदमी को मारना चाहता था तो बॉक्स फैक्ट्री में भी मार सकता था। इसे यहां पे लाके बांध के क्यों रखा है? ओह, मतलब ये हमें मारने के लिए चाल बिछाया उसने। ओह नो, मौत का जाल यहां बिछा के रखा। खोलो इसे जल्दी। जल्दी खोलो इसे। मुझसे बेहतर कोई भी नहीं हो सकता, कोई भी नहीं। मैं कुणाल, मैं कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी। मैंने सीआईडी वालों को सुला दिया, मौत की नींद सुला दिया। अब दुनिया में इसके बाद कोई भी अमन और शांति का जिम्मा अपने कंधे पर नहीं उठाएगा। अभी एक को सबक सिखाना बाकी है। सालुंखे, अब तुम्हारी बारी है, तुम्हारी बारी है। अब तेरी बारी है कुणाल। तुम लोग जिंदा कैसे हो सकते हो? तेरे जैसी बीमारी सीआईडी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। सीआईडी मरती नहीं, मारती है तुम जैसे गुनहगारों को। क्या कह रहा था तू? डॉक्टर सालुंके को सबक सिखाएगा? हाँ, चल तुझे डॉक्टर सालुंके के पास पहुंचाते हैं। क्यों मारा मासूम लोगों को तुमने? वो मासूम नहीं है, वो अपराधी है, मेरे अपराधी। मैं उन सब लोगों को मार देना चाहता था जिन्होंने मेरी जिंदगी बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैंने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? मेरी जिंदगी बर्बाद करने में तुम्हारा बहुत बड़ा हाथ था सालुंके। तुम जानते थे कि मैं तुमसे बेहतर हूं, इसलिए तुम मुझसे जलते थे। ऐसा तुम सोचते हो, मगर ये सच नहीं है। मैं नहीं मानता। टीन की कार तुमने उड़ाई थी। नहीं, वो सालुंके नहीं था, मैं था। मैंने ही सालुंके बनकर वो सब किया, लेकिन उस ब्लास्ट की वजह से मेरी जिंदगी और मेरा भविष्य खत्म हो गया ना। उस वक्त मैं वहीं पे था, वो ब्लास्ट में घायल हो गया और मैं कोमा में चला गया।
और जब मैं कोमा से जागा तो मेरा सब कुछ खो गया, सब कुछ खत्म हो गया। मेडिकल कॉलेज की उस घटना का वीडियो फॉरेंसिक लैब कैसे पहुंचा? वो मैंने भिजवाई थी सालुम के को चुनौती देने के लिए। माना कि तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ गलत हुआ, लेकिन बदले की आग ने तुम्हें इंसान से शैतान बना दिया। कानून हाथ में लेने वाले को कानून कभी माफ नहीं करता। तुम दोनों की इसकी सजा जरूर मिलेगी। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।